हाँ भाई, क्या हाल है? मज़े आ रहे हैं लॉकडाउन में? देखो, आज का हमारा टॉपिक है जॉन डुई। ये टॉपिक स्पेशली सीएस के बच्चों के लिए जो फोर्थ ईयर के हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में मैं स्पेशली सीएस के टॉपिक से कवर करूँगी सारे। और कोशिश करना कि जो भी आप वीडियो में जो लास्ट में मेन क्रक्स निकल के आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसी को अपने नोट्स की तरह बना लो। और उन नोट्स को ही जो जो मेरी सब हेडिंग्स होंगी उन नोट्स को मैं इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे अपलोड कर दूँगी। और आप उन चीज़ों को पेपर में जाके उनको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके आना। और कोशिश ये करना कि जो भी सब टॉपिक्स है वो सारे ब्लैक पेन से लिखे होने चाहिए और जब आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो वो ब्लू पेन से लिखे होने चाहिए। और हर एक मेन टॉपिक के बीच में आपने प्रॉपर एक एक 2 लाइन का स्पेस छोड़ा हो और दोनों साइड से आपके मार्जिन हो। और मतलब ट्राई करिए कि जो आप जब जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो ऐसी हो कि आपको देख के ही पता लग जाए जो आपका इन्विजिलेटर है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ अच्छे से। तो और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जॉन डुई के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या करा हुआ था। जॉन डुई एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे और एजुकेटर थे। उन्होंने जो आर्टिकल है चाइल्ड एंड द करिकुलम वो लिखा हुआ है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और साथ में ही 2-3 पॉइंट्स और एक्सप्लेन करूँगी जैसे प्रैग्मेटिज्म वगैरह क्या होता है। वो फाउंडर थे फ़िलोसफिकल मूवमेंट के जो कि प्रैग्मेटिज्म ही है। वो पायनियर थे फंक्शनल साइकोलॉजी के और लीडर थे प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन जो यूएस में हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं कि जॉन डुई की अप्रोचेस क्या क्या रही थी जो मेन थी जिनकी वजह से उन्होंने अपना सारा का सारा काम उन अप्रोचेस के बेस पे करा था। अप्रोचेस थी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर ब्रॉडर वे में समझें तो जैसे कि आप अगर बच्चों को एक्सपीरियंस दिला के कोई चीज़ उनको समझाते हैं तो उनको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ए फॉर एप्पल पर उसको एप्पल दिखा नहीं रहे हो, एप्पल लिखा हुआ आपने स्पेल करा लिखा हुआ एप्पल को। लेकिन अगर आप बच्चे के आगे एप्पल ले आओगे तो उसको एप्पल भी पता लगेगा और एप्पल बाकी चीज़ों से कैसे अलग है वो भी पता लगेगा। वो एप्पल को टेस्ट कर सकता है, स्मेल कर सकता है, उसको उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ पे बैलेंस का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हो या फिजिक्स पढ़े जा रहे हो। आपका एजुकेशन में बैलेंस होना चाहिए। और बेसिक जो चीज़ें हैं इनकी जो बेसिक बात इन्होंने बोली थी वो थी लर्निंग बाय डूइंग। आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आप उसको बेहतर सीखते जाओगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो या फिर आप अपने फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर जो आप अपनी क्रिएटिविटी है उसको एनहांस नहीं कर रहे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को से आप चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्नर्स। हम 12th तक पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब नॉर्मली पेरेंट्स और टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि बेटा बस 12th तक पढ़ ले। नहीं, पहले 10th आती है, 10th तक पढ़ ले फिर मज़े आ जाएंगे, 12th तक पढ़ ले फिर मज़े आ जाएंगे। बस बीएड कर ले, सॉरी ये बैचलर्स कर ले फिर मज़े आ जाएंगे, मास्टर्स कर ले फिर डबल मज़े आ जाएंगे। पर मज़े आते ही नहीं यार कभी भी। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से ये सिखाया जा रहा था कि बच्चों को जब वो पढ़ाई कर ले तो उसके बाद वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके। मतलब कि जैसे कि अगर किसी को हम खेती करना सिखा रहे हैं तो खेती करने के बाद वो सब्जियां बेच के कुछ पैसे कमाए जिससे उसका घर चले। ये इसका मतलब था। उसके बाद टॉपिक है फ्रीडम इन क्लासरूम टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैम ने क्लासरूम में लिख दिया 2+2=5 लेकिन आपको प्लस का कॉन्सेप्ट पता बट फिर भी आप कह रहे हो कि हाँ अगर टीचर ने लिखा तो सही लिखा होगा। नहीं, इसका मतलब है कि आप आवाज़ उठाओ, अपनी क्यूरियोसिटी को बाहर लेके आओ। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कुछ बोलो, इवन इफ़ वो सही भी और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। क्लास में आपका एक एक्टिव लर्नर जैसा रोल होना चाहिए, एक पैसिव लर्नर जैसा रोल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो फिलोसफीज दी थी जॉन डुई ने, इन पे हम ब्रॉडली बात कर लेते हैं, इन पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। प्रैग्मेटिज्म सबसे पहली फिलॉसफी थी। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी अप्रोचेज़ होती है हमारी चीज़ों को लेके वो ऐसी होनी चाहिए कि उनसे जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारा लॉजिकल और रैशनल हो, रादर देन कि मतलब सिर्फ हम कोई बोले जा रहे हैं और हम उसको माने जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशल यूटिलिटी। कोई भी हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, मतलब लर्नर्स को हम कुछ ऐसा पढ़ाएं जिसके बाद जो जिस भी सर्विस में जाएं उससे जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 80 to 90% मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकल के हमारी सोसाइटी का फ़ायदा हो सके। सोशल चेंज और सोशल डिसिप्लिन में भी इसी चीज़ की बात करी गई थी कि जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ है पढ़ाई को लेके वो चीज़ों में चेंज आना चाहिए। और जो डिसिप्लिन है एज अ टर्म उसको बहुत ही लिटरल वे में ले लेते हैं क्लास में कि सब एकदम चुप हो जाओ और पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है कि पिन के गिरने की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता यार क्योंकि पंखे वंखे तो चल ही रहे होते हैं क्लास में। और थोड़े बहुत गप्पे मारना तो सब बच्चों का हक होता है, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी चाइल्ड सेंटर्डनेस। चाइल्ड सेंटर्डनेस इसमें आगे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। जो बेसिकली नाम से पता लग गया होगा तुमको, इसका मतलब होता है कि बच्चों से रिलेटेड जो क्लास में हो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्लासरूम में जो करिकुलम है टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद है सेल्फ एक्सपीरियंसेस। सेल्फ एक्सपीरियंसेस का मतलब ही वही है लर्निंग बाय डूइंग।
जब तक बच्चा खुद नहीं सीखेगा, जब तक बच्चे को तुम कीचड़ में कूदने नहीं दोगे, उसको समझ नहीं आएगा कि कीचड़ में कूद के इंसान गंदा होता है। और वैसे मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, बट स्टिल कपड़े गंदे हो जाते हैं और थोड़ी बहुत ठंड भी लग सकती है और क्या पता फीवर वीवर आ जाए। उसके बाद है टॉपिक यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब था कि इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में, सब लोगों को एजुकेशन पाने का हक होता है। और एजुकेशन जो रिलेटेड विद सोसाइटी का मतलब है कि ऑफकोर्स जब आप बच्चों को पढ़ाओगे उसके बाद वो सर्विसेज में जाएंगे, जॉब्स करेंगे, तो उससे सोसाइटीज़ को ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद है एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स। इसका मतलब है कि अगर बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा, मतलब अपने ही आप एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंसेस को गेन करेगा, तो उस बच्चे को जो नॉलेज है वो ज़्यादा बेटर आएगी और ज़्यादा देर तक आएगी, रादर देन अगर कोई टीचर सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बच्चे सिर्फ उसको देख रहे हैं। ये कुछ फिलोसफी थी जिसके बेस पे जॉन डुई ने एजुकेशन को एक नया अप्रोच दिया था। और अब हम आगे बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी की। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने 10-15 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को लिख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको बस तुम फट्टे मार के एक्सप्लेन करके आ जाना वहाँ पे। मतलब पहले ही स्पेस बना के लिखा करो। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, तो तुमको बोथ साइड में लगभग 15-16 पेजेस भरने ही भरने होते हैं। नॉट बिकॉज कि मतलब पेजेस देख के मार्क्स मिलते हैं, बट बिकॉज इससे दिखता है कि तुमने पढ़ा हुआ है। तो 18-16 पन्ने मतलब 8 पेजेस वन साइड के और 16 पेजेस बोथ साइड के आपको लिखने होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप पहले ही नाप के लिख लिया करो कि हाँ मुझे इतना इतना हर एक पॉइंट पे लिखना है। इन पॉइंट्स को आप ब्लैक पेन से लिखो और इनके बारे में आप ब्लू पेन से भरते जाओ। आपको अपने आप ही आता जाएगा, मतलब जब आपका बेसिक आउटलाइन तैयार हो जाएगा ना पहले आपके आंसर्स का, तो उसके बाद आप अपने आप आंसर्स को फिल कर सकते हो। तो इसमें देखो पहला पॉइंट तो लर्निंग बाय डूइंग है, ये मैंने तुम्हें बता दिया क्लियरली कि अपने आप करो तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे नॉर्मली स्कूल्स में होता है कि अभी पहले हिंदी का पीरियड है, फिर उसके 1 सेकंड बाद एकदम से ईवीएस का पीरियड लग जाता है। तो उसमें बच्चों के पास बस इतना टाइम मिलता है कि अपनी पेंसिल दोबारा शार्प कर लो या अपने पेन का गुमा हुआ ढक्कन ढूंढ लो, पानी पी लो, या एक दूसरे के पीठ पे मुक्का मार के ऑब्जर्व बैट्स की पेचे लड़ा लो, पर बीच में उनको ब्रेक नहीं मिल पाता है। ठीक है। क्रॉस करिकुलम अप्रोच का मतलब होता है कि जो हमारा सेंटर हो ना, बेसिस थीम हो हमारा, उस थीम को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स या हमारे सब सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को डिवाइड करें और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के आसपास वो सारी चीज़ें हमारी रिवॉल्व करनी चाहिए, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ है, बिलीव्स हैं, उनके आसपास। इसके बाद है हमारा टॉपिक लर्निंग विद इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हम उसको हमारे कंटेक्स्ट से रिलेट करके पढ़े। अब जैसे हमको 6-7 में रामायण वगैरह पढ़ाते थे, महाभारत पढ़ाते थे, तो हमें समझ आ रही है। पर अगर आप किसी जो फॉरेनर है उसको पढ़ाओगे तो उसका आधा टाइम तो राम को रैम बोलने में निकल जाएगा और सीता को पता नहीं क्या ही बोलेंगे। अब जैसे मान लो जॉन डुई है या कैरल गिलिगन वगैरह, ये अब तो आपको पता है कि जॉन डुई मेल है और कैरल गिलिगन फीमेल है। जब हम वहाँ पे अपनी क्लासेस में गए थे स्टार्टिंग में, तो हमें पता ही नहीं था आधे टाइम तक कि कैरल गिलिगन शी है कि ही है, क्योंकि वो ये कि अब उनका नाम अंग्रेजी है तो हमें पता ही थोड़ा चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देख लो, अब तुम राम है तो लड़का है और रामा है तो लड़की है ना। सौम्य है तो लड़का है, सौम्या है तो लड़की है। इंडियन कंटेक्स्ट में पता लग जाता है जो भी, क्योंकि हम उसी चीज़ में पले बड़े हैं। तो नटशल में इसका मतलब है कि पढ़ाई को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना जो कि बच्चे आपस में रिलेट कर पाएँ। उसके बाद है टॉपिक हैंड्स ऑन अप्रोच या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का मतलब यही है कि जब तक बच्चा अपने हाथ से खुद नहीं लिखेगा तो वो लिखना सीख ही नहीं सकता। आप कितना भी उसको बोलो कि आओ तुम्हें मैं लिखना सिखाती हूँ, ऐसे ए लिखते हैं, ऐसे बी लिखते हैं, वो लिख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। जब तक हम जो अब जैसे प्रेस का एग्जाम्पल देते हैं मोस्टली टीचर्स, बहुत कॉमन है ये कि जब तक बच्चे प्रेस छू के अपना हाथ जलाता है नहीं, उसको नहीं पता लगता है कि गर्म या ठंडे का कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक बच्चा बर्फ़ टच नहीं करता तब तक उसको नहीं पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसका मतलब ये है कि जो वैसे तो अभी भी ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है क्योंकि ये थ्योरीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट स्टिल जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको इस थ्योरी ने चेंज करने की कोशिश करी थी। जैसे कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, टीचर को एक फैसिलिटेटर का रूप में क्लास में रहना चाहिए, ना कि एज अ डिक्टेटर। नेक्स्ट पॉइंट है मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस दैन फॉर्मल लर्निंग। सेम जो मैंने कहा, अब जैसे कि अगर आपको बच्चे को प्रिज्म वाली एक्टिविटी करानी होती है जो कि एनसीईआरटीज़ में दे रखी है, जैसे प्रिज्म को जब सूरज में लेके जाते हो तो रेनबो बनता है, लेकिन अगर आप उसको क्लास में बोलोगे कि हाँ ये पिक्चर दिख रही है तुमको, इसमें से निकल रहा है ना रेनबो, बस ऐसे होता है, तो उसको नहीं समझ आएगा।
लेकिन अगर वो खुद जाके उसको देखेगा तो उसको कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि कितनी देर बाद कितने एंगल पे कितनी धूप में जाके उसमें से प्रिज्म में से लाइट पास होने पे वो 7 कलर्स में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हमको जो मूवीज़ हम देखते हैं वो हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है, क्योंकि जो हमारी आइकॉनिक मेमोरी होती है वो जो हमारी मेमोरी होती है उसको ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाती है और लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर पाती है। जो हमारा एजुकेशन है नेक्स्ट पॉइंट है कि बेस्ड ऑन मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका मतलब यही है कि अब जाके एनसीईआरटीज़ थोड़ी अच्छी हो गई है एनसीएफ 2005 के बाद में, जब क्योंकि उसमें एग्जांपल्स हमको ज़्यादा दे रखे होते हैं, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा दे रखे होते हैं उसमें लोगों के अपने बताने के लिए, जिनके बेसिस पे हम थोड़ा और उनको ढंग से एलाबोरेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स टैलेंट। अब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारे इसमें होता है कि 10th और 12th तक आपको हर चीज़ कंपलसरी रट्टा मार के पढ़ो, जैसे पढ़ो बस पास होना चाहिए तुमको। लेकिन मोस्टली चीन या जापान में ऐसा होता है कि जो उनका टैलेंट होता है बच्चों का, इवन वो 6-7 ओल्ड मंथ्स बेबीज़ को भी स्विमिंग कराना शुरू कर देते हैं। उनके सबसे होता है कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको बचपन से ही निखारा जाए। अब जैसे हमारा केस ये है कि हम लोग 12th के बाद सोचते हैं कि हाँ अब क्या करना है, अब क्या करना है। मतलब मुझे खुद नहीं पता था 10th के बाद कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि कोई पता ही नहीं था, ना किसी ने बताया, बताया भी था तो मेरा ध्यान नहीं था। और उसके बाद भी ये हो गया कि आपको 11th में सिर्फ वो आधे आधे घंटे की स्पीच देते हैं कि तुमको पूरे साल में ये करना है। मतलब जो तुम्हें एक साल में करना है वो तुम्हें आधे घंटे में बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है। और उसमें भी सच नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एज ए सेट, जो भी आप पढ़ रहे हो और जो भी हम बच्चों के एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाओ। और एज अ लर्नर अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो उसको अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैं भी अभी बीच बीच में मैं जो बकवास कर रही हूँ वो मे भी किसी किसी को बकवास लगे, बट मोस्टली यही होगा कि जब आप पेपर में आंसर लिख रहे होगे तो आपको बकवास याद आएगी, तो इससे आपको ये याद रहेगा कि हाँ उसने ये बकवास करी थी तो उसका ये पॉइंट निकल के आया था, तो आप उस पॉइंट को लिख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद क्वालिटी एक्सपीरियंसेस। एज आई सेड, जो भी ये सब एक्सपीरियंसेस दें, क्वालिटी एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक कि उसमें लिखा हुआ है और आपके स्कूल के ये नॉर्म्स हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, तो आप बस बैठे हुए वहाँ पे कि हाँ दिख रहा है ना तुमको, प्रिज्म उठाओ और निकल जाओ असेंबली में, और बच्चे वहाँ पे प्ले ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पे लगे हुए हैं, उससे प्रिज्म से एक दूसरे के सर पे मार रहे हैं। आपको वहाँ पे उनके साथ प्रेजेंट होना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जब तक आपका फिजिकली आप ढंग से फील नहीं करोगे, अच्छा महसूस नहीं करोगे, तो आपको मेंटली भी उतना ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर लगेगा, बर्डन लगेगा जो भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीयर लर्निंग। मोस्टली हमेशा ऐसा होता है कि जो टीचर्स पढ़ा रही है तब मेरा खुद का ध्यान ज़्यादा नहीं होता था, बट जब मेरे दोस्त पढ़ा रहे होते थे तब मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि एक तो आपको डर नहीं लगता है, प्लस आपको ये पता होता है कि आप 50-60 बारी पूछ सकते हो और कहीं कहीं पे बजा भी सकते हो अगर आपको पता नहीं ढंग से समझ नहीं आ रहा है। बट वही है, मतलब टीचर्स में कुछ कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ कुछ टीचर्स से आपका इंटरेक्शन ढंग का नहीं हो पाता है, तो आपको इनसे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो पीयर लर्निंग को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी, क्योंकि बच्चे आपस में बहुत अच्छा समझ पाते हैं, क्योंकि जो उनका लेवल होता है वो एक जैसा होता है, वो सेम लेवल पे सोच के आपसे बात कर पाते हैं। जबकि टीचर्स कभी कभी में भी ऐसा हो जाता है कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाने में या तो काफ़ी खींच देते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स से ही स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग एक्सपीरियंस। रिकन्स्ट्रक्टिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस सेम तरह से ना बने जैसा आप चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस बन रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं बट वो कॉम्प्रीहेंड कुछ और कर रहे हैं। तो रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम बच्चे के एक्सपीरियंसेस को सिंपल लेवल से ले जाकर धीरे धीरे आप उसको कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाओ। जैसे कि स्टार्टिंग में आप बच्चों को बता रहे हो कि ये एप्पल है और ये नहीं है, बट फिर आप धीरे धीरे उनको बताते हो कि ये चीज़ें बनाना है, ये मैंगो है। फिर उसका नेक्स्ट लेवल होता है कि जो टमाटो है वो भी एक फ्रूट है, ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, अब आप ये देख लो कि अगर आपके हिसाब से टेक्स्ट बुक में आपने जो ग्लोब बना रखा है, अब बच्चे को बोलेगा कि ग्लोब कैसा है, जिसने सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखा तो वो बोलेगा कि ये 2D है, बट नहीं, जो ग्लोब होता है वो 3D होता है। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक्स के लिए जॉन डुई ने बोला था कि इसका यूज़ आप कम करें और बच्चों को एक्सपीरियंसेस ज़्यादा दें। अगर आपको इसको ग्लोब दिखाना है तो उसके आगे ग्लोब लेके आओ। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तुम सबने 3 इडियट्स तो देखी होगी ना, तो उसमें जैसे जब आमिर खान को हॉस्टल में एंट्री मिलती है तो उसने सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला एक्सपीरियंस लिया था। ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि सॉल्ट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हमने आज तक ये करा नहीं होगा, ना हमारे दिमाग में कभी आया होगा, बट उसने उस चीज़ को अप्लाई करा। यही इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी।
बेसिक्स जो बात कही थी सबसे पहले कि जो बच्चा पढ़ेगा तो वो सर्विसेज करेगा और सोसाइटी के लिए की बेटरमेंट के लिए ही आगे काम करेगा। इसी चीज़ को हम सोशल यूटिलिटी भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। नेक्स्ट इज़ ग्रुप वर्क, इट इज़ सेम एज़ पीयर वर्क। इसमें कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको अगर 2 चीज़ें पता है और आपके फ्रेंड को अगर 2 चीज़ें पता हैं, तो अगर आप एक दूसरे को नहीं बताओगे तो दोनों को 2-2 ही पता रहेंगी, बट बता दोगे तो 4 पता हो जाएंगी। सिंपल मैथ्स भाई। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी के बारे में लिखने में हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो टीचर है वो इस थ्योरी के हिसाब से कैसे रोल निभाएगी। जो टीचर हो वो एक फैसिलिटेटर का काम करे, एक डिक्टेटर का काम ना करे। जैसे कि अगर उनको कुछ पढ़ाना है तो वो उसको फैसिलिटेट करके पढ़ाएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके हाथ में एक स्केल है और वो सीधे सीधे के एक बच्चे को खड़ा करके पूछ रहे हैं और आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मुर्गा बनो। उनको बच्चों को आराम से बिठा के ग्रुप में बताना पड़ेगा, या फिर किसी टीएलएम का यूज़ कर सकते हैं जो टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, और एज अ गाइड वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बुक्स खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। टैगोर भी यही कहते थे कि बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो टीचर है वो एक गाइड की तरह ही होना चाहिए। जो बच्चों को पूछना है, समझना है, वो टीचर से ही पूछना चाहिए। टीचर्स को बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिस्कवर करने की चीज़ें अपने आप, ताकि वो एक्टिव लर्नर बने, पैसिव लर्निंग करने के बजाय। दोबारा से 3 इडियट का एग्जांपल लेती हूँ। उसमें आमिर खान बोलता है ना कि पढ़ाना तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं सर, बट मैं आपको ये बता रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। सेम, आपके पास जितना भी नॉलेज है फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने भी मास्टर्स वगैरह करी हुई है, कुछ करा हुआ है, लेकिन अगर आप बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बच्चों के लेवल पे आकर उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि बच्चा 2+2 को 5 क्यों लिख रहा है, तो जो भी आपने पढ़ा है वो सारा फेल हो गया। आपको बच्चे के माइंड पे जाके समझना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है और वो किस चीज़ को क्या समझ रहा है, तभी आप एक बेटर टीचर बन पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम बात करते हैं अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की। जॉन डुई के हिसाब से जो जो अप्रोचेस काफ़ी अच्छी थी पढ़ाने के लिए। जो सबसे पहली अप्रोच थी वो थी लर्निंग बाय डूइंग। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब बच्चा उस काम को खुद से करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो काम समझ आएगा, रदर देन जब उसको टीचर करके दिखा दे और बोले कि बाकी सारे 40-45 बच्चों को कि बस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो भी आप बच्चों को चीज़ दिखा रहे हो वो उनके सामने दिखाओ और कोशिश करो कि बच्चा उसको खुद से भी कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हिंदी पढ़ाई, फिर 1 घंटे बाद में दूसरी टीचर ने मैथ्स पढ़ा दी, तीसरी टीचर ने ईवीएस पढ़ा दिया। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। कंपार्टमेंट टाइप स्टडीज़ नहीं होती हैं, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए बच्चों का। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ाई है तो लास्ट में आप जो पढ़ा रहे हो, जैसे हिंदी में आपने जल चक्र पढ़ाया, तो ईवीएस में जब आप वो टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसी चीज़ का थोड़ा पार्ट उठा के आप ईवीएस में यूज़ करो और उसके बाद आप अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजुअल अप्रोच। 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत नेसेसरी होता है। मोस्टली स्कूल्स और क्लासेस में यही होता है कि कुछ कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप हर एक बच्चे को साथ में लेके चलो और जो लैग कर रहा है उसको एक्स्ट्रा टाइम देके क्लास के साथ में लेके आओ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिविटी मेथड। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को रियल चीज़ें दिखा सकते हैं वो चीज़ें दिखाओ। वीडियोस दिखाओ यूट्यूब पे, बच्चों को बहुत पसंद आता है कार्टून वीडियोस, जिससे वो हंसे। जब बच्चा हंसता है या उसको कुछ फील होता है तो जब इमोशन से कनेक्ट होती है चीज़ें, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। नेक्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंट मेथड। ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उसके ड्रॉबैक्स लिखते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको वो पता होता है, और वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा आपको भी पता है। जैसे सब बच्चों ने 11th में टाइट्रेशन करी तो सबको पता है कि हाँ ये जब तक पिंक कलर नहीं आएगा तब तक सर मार्क्स नहीं देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स रोल वर्सेस टीचर्स रोल, जो एक क्लासरूम में होना चाहिए। जो बच्चों का रोल होता है वो होता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें जो टीचर्स उनको प्रोवाइड करें। और टीचर्स का ये रोल होता है कि टीचर्स को एज अ फैसिलिटेटर क्लास में अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि वो बच्चों के जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उसमें हेल्प कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेजेंटेशन। बच्चों को जब आप प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने के लिए देते हो उनका टॉपिक, तो वो उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं, क्योंकि वो तब मतलब जब उनको कोई चीज़ समझानी होती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना प्रेफर करते हैं। और जो टीचर होता है, टीचर इसमें ये कर सकती है कि टीचर
अगर एक साइड बैठी हुई है तो वो बच्चों को उसका प्री कंटेक्स्ट बता सके कि किस बारे में बच्चा स्पीच देने वाला है या प्रेजेंटेशन देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टेम एक्टिविटीज़। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये है कि जो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है और बच्चा डिस्कवर करने की कोशिश करता है। तो टीचर ये कर सकती है कि बच्चों के ग्रुप बना के बच्चों की पीयर लर्निंग करे, ताकि बच्चे आपस में एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ और खुद से डिस्कवर करने की कोशिश करें कोलैबोरेशन करके। और उसके अलावा जो बच्चे हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिसमें साथ साथ वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट जॉन डे का था, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनको बेटर पढ़ाने में। ये कंटेंट तब है जब हमने फोकस बच्चों पे करा हुआ है। बट अगर क्या होगा, अगर जो हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है वो अलग होगा टीचर सेंटर्ड से, तो ये उसमें बेसिक डिफरेंस आएंगे। ऐसे टेबल बना के आना, मस्त मार्क्स मिलेंगे तुमको। और ये लाइन लिखते हैं ना बड़ी बड़ी घोड़ के। स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा जो सिस्टम है, सिस्टम सर्व्स द चाइल्ड, जबकि जो टीचर सेंटर्ड है उसमें आएगा द चाइल्ड सर्व्स द सिस्टम। दोनों ही बहुत तीन तीन लाइन के सेंटेंस है बट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है सिस्टम सर्व चाइल्ड में कि जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, और जो टीचर सेंटर्ड में चाइल्ड सर्व सिस्टम है इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो सिस्टम में काम करने के लिए बना है। स्टूडेंट सेंटर्ड में जो चाइल्ड है वो फोकस होता है, जबकि जो टीचर सेंटर्ड है उसमें जो टीचर है वो फोकस में होती है, जो कंफर्ट है वो उनका फोकस में आता है। स्टूडेंट सेंटर्ड में जो ग्रुप सिटिंग है वो स्पेशियस होनी चाहिए। मोस्टली हमेशा सिटिंग ऐसे होती है जैसे ठक 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 करके रखा गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। बट जो एक अच्छी स्पेसिंग है उसमें आप ये कर सकते हो कि जो डेस्क है उनको यू शेप में क्लास में अरेंज कर सकते हो। थोड़े बहुत ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है बट उसको आप थोड़ा बहुत अरेंज करके जगह बना सकते हो। और इससे ये होता है कि बीच में आप बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस क्रिएट करते हो, या फिर अगर बच्चों को स्टोरी टेलिंग करनी है तो उसके लिए भी बीच में स्पेस हो जाता है। जबकि टीचर सेंटर्ड में वही होता है, जो सीटिंग होती है उसमें स्पेस बहुत कम होता है, बच्चों के बैग्स में ही बार बार बच्चों के खुद के पैर लगते रहते हैं। जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है उसमें डेमोक्रेसी होती है, जबकि टीचर सेंटर्ड में ऑटोक्रेसी होती है, मतलब वन मैन रूल। जो स्टूडेंट सेंटर्ड है उसमें हम इंटीग्रेशन प्रमोट करते हैं, जबकि टीचर सेंटर्ड में हम लिस्टिंग प्रमोट करते हैं, जिसमें जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड में एक्टिव लर्निंग होती है, जबकि टीचर सेंटर्ड में पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव का मतलब है कि बच्चा इन्वॉल्व है, बच्चा आंसर दे रहा है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। और पैसिव लर्निंग का मतलब है कि बच्चा सिर्फ यस नो कर रहा है, और वो भी जब टीचर उनको क्या बोल रही है कि एम आई राइट, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, तभी। और पैसिव में ये होता है कि बच्चा क्यूरियस बिल्कुल नहीं होता है, जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिखा है उतना ही बच्चे को पढ़ना है। जबकि एक्टिव लर्निंग में बुक्स तो खुलती ही नहीं है। बेसिकली ऐसा हो जाता है कि जो आप टीचर्स से अगर बात कर रहे हो तो बात करते करते ही आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अब टीचर्स को पता लग गया रोल क्या है, बच्चे का भी पता लग गया कैसे पढ़ाना है उसको। बट ये है कि बच्चे की हमको डायरेक्शंस कैसे पता लगेंगे, या फिर हमें उस किस तरह से डायरेक्शन में प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट है, बच्चे को आप गाइड करो, उसके जो लर्निंग्स हैं और जैसे उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप गाइड करने की कोशिश करो। चैनल उसको प्रोवाइड करो जिस तरफ उसको सोचना है। बच्चा बेटर कम्युनिकेट कर पाए आपसे, इसलिए उसके साथ में अच्छे से इंटरेक्ट करो। और वो कुछ क्रिएट करे अपने आप से, रेदर देन जस्ट जो बुक में कर रखा है उसके अलावा वो कुछ अपने आप करे, उसके लिए आप उसको गाइड करो और उसको हेल्प करो। अगर उसे कुछ क्रिएट करने का मन है, वो अपने आप से कुछ बनाना चाहता है तो। और फर्दर अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो आप उसमें भी उसकी मदद कीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जितना ही उतना ही पार्ट कवर करना है। अगर बच्चा उसके आगे पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है तो आप उस टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारी लर्निंग है, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। जो लर्निंग है वो डायनेमिक होनी चाहिए। डायनेमिक का मतलब है कि ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जो लर्निंग है वो रिकन्स्ट्रक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो हमारी एक बार ही हमने सीख लिया हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। वो हर बार चेंज होती है, हर लेवल पे आके वो चेंज होती है। और उसके बाद हमारा पॉइंट है, पर्सनल प्रोसेस होना चाहिए लर्निंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अगले के समझ आया है या जो टीचर को समझ आया है वही एग्जैक्टली 45 बच्चों को समझ आएगा, नहीं। हर एक बच्चे का अपना अपना पेस होता है लर्न करने का। किसी को आज समझ आया, किसी को 4 साल, 4 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, 4 दिन में समझ आ जाएगा। और जो लर्निंग है वो फोर्सफुली नहीं करनी चाहिए कभी भी। मतलब जैसा मैंने बोला कि किसी को आज समझ आया, किसी को 4 दिन में समझ आया,
हर एक बच्चे का अपना अपना पेस होता है। बच्चों में कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता है। बस किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ समझ आता है। अब यहाँ पे आता है कि जॉइंट डे के हिसाब से करिकुलम ढंग का अच्छा होता क्या है। तो करिकुलम वो अच्छा होगा जहाँ पे बच्चे के जो प्रेजेंट नीड्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो और जो भी बच्चे का लेवल है वो साथ साथ अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो जॉइंट डे के हिसाब से एक बहुत अच्छा करिकुलम है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो हम सब पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का एम क्या है, बच्चों को ये सब हमने क्यों करा, जो पहले से चल रहा है वो सही क्यों नहीं था। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों में एक तो डिस्कवर करने की पोटेंशियल बिल्ड होती है, वो अपने आप चीज़ें करना सीखते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से वो चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं क्योंकि उन चीज़ों को फील करते हैं। जब आप अगर बायो लेते हो इन फ्यूचर तो आपको पता होता है कि कॉकरोच या फ्रॉक को कहाँ से काटना है, बट जिन्होंने नॉन बायो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा घिनाते नहीं हैं। बट जो बायो वाले होते हैं उन्होंने उस फ्रॉक को काटते हुए उसकी आँख वाँख देख रखी होती है, या इधर उधर से खून की पिचकारी निकले वो भी उन्होंने सेंस कर रखा होता है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकन्स्ट्रक्ट सोसाइटी। अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही वो बेटर सोसाइटी को बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अगर बच्चा पढ़ेगा तो अब जैसे हो रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपना जो फ्यूचर पीएम या जो भी हैं रोल मॉडल्स हैं उनको आप बेटर तरीके से चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अनपढ़ हैं या फिर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं कंप्लीट करी है तो आपको उसी चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर वही चीज़ें हमको आगे चल के आता आपके हालात सिखा देते हैं या फिर दुनिया सिखाती है। उसके बाद है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जितना अच्छा हमारा सिस्टम बिल्ड होगा, जितना अच्छा हमारे जो फ्यूचर जनरेशन वो काम करेगी, उतना ही ज़्यादा हमको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी। बच्चों का जो इंटरेस्ट है अगर वो हम फील्ड में ला पाएंगे तो उससे बच्चों को पढ़ाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और अगर ये सब होता रहा तो हमारा सोशल एविल जल्दी ही दुनिया से ख़त्म होगा, जिसमें भी बहुत टाइम है। अब पॉइंट आता है कि इस सब करिकुलम और ये पढ़ाई और एजुकेशन करने के लिए आइडियल स्कूल एक कैसा होना चाहिए। आइडियल स्कूल एक घर की तरह होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को डरा धमका के ना पढ़ाया जाए, और बच्चों के मन में भी डर ना हो कि अगर मैंने कॉपी नहीं बनाई है तो मुझे मार पड़ेगी। कॉपी बनाने का इशू ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को इंटरेस्ट होता हो तो वो कॉपी बनाता। बट क्लियरली बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है कॉपी बनाने में और सब्जेक्ट में या टीचर में, इसलिए उसने कॉपी भी नहीं बनाई और उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शायद वो इतना डर गया था कि उसका डर ख़त्म ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडल्ट प्रेजेंस होना चाहिए ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, या फिर कहीं भी उसको मदद की ज़रूरत है तो टीचर्स उसको फैसिलिटेट कर पाएँ, टीचर्स उसको इनकरेज कर पाएँ, टीचर्स उसको हेल्प कर पाएँ उसके इंटरेस्ट को और बिल्ड करने में। जो लर्निंग है वो फ्री हो पाए, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो पाए। तो अब लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आता है कि इस आइडियल स्कूल में एक आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए। एक आइडियल क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को हम टॉलरेंस की भूमिका बताएं कि कितना ज़रूरी होता है अगर आपको पेशेंटली कुछ काम करना है, क्योंकि पीयर लर्निंग या अगर आप ग्रुप वर्क कर रहे हो तो उसमें टॉलरेंस ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहते हो कि सारे बच्चे आपकी बात सुने बट आपको अगले की बात भी सुननी पड़ेगी। बच्चों को पेशेंस से काम करना पड़ेगा क्योंकि हर एक की बारी एक के बाद ही आएगी। आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा क्योंकि आपको कोलैबोरेशन में काम करना है, सब साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 में से 4 बच्चे काम कर रहे हैं तो पाँचों के पाँचों का ही ए लगेगा। और जो एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा कह नहीं पाएगा जो उसके मन में, तब तक टीचर्स भी नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा कहाँ पे लैक कर रहा है और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक्स यार, अगर एंड तक वीडियो देखी तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो। बाय बाय।